हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेज एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द बॉयज सीजन 1 एपिसोड 4। गाइस, ये चैनल दूसरे चैनलों से इसलिए अलग है क्योंकि इस चैनल में मैं हर चीज को, हर सीन को आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, ना कि बीच बीच से उठा के कहीं कहीं से, ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा मिले। सो आई होप कि आप ये वीडियो आखिरी तक देखेंगे। ये कहते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे बॉयज अब कंपाउंड वी को लेके उसके बारे में जानने के लिए जुट गए थे और उसके ऊपर से होमलैंडर को ट्रांसलूसेंट का कटा हुआ बॉडी भी एक बॉक्स में भेज दिया गया था। अब होमलैंडर को भी पता चल गया था कि वो जिससे सामना कर रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो भी उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अब आगे गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बिली और बिली के वाइफ, जहां दोनों अपने बिस्तर पे लेट के बातें कर रहे होते हैं। ये सीन होता है पास्ट का, जहां बिली के वाइफ बिली को एक कॉन्सर्ट में एक साथ जाने के लिए कहती है। बिली पहले तो नहीं मानता, पर वो बाद में अपने बीवी के बार बार कहने पर मान जाता है। और ये दिखाता है कि बिली और बिली के वाइफ पास्ट में कितने अच्छी तरीके से रहते थे। कट टू द प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है बिली जो अपने बिस्तर पे, वही बिस्तर पे अकेले सो रहा होता है। जागने के बाद वो अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है और टीवी देखना शुरू कर देता है। वो खाते खाते टीवी पे कुछ देख रहा होता है और वो होता है प्रेजेंट डे में बिली का बीवी, यानी कि होमलैंडर ने बिली के वाइफ को नहीं मारा था, पर अब दोनों अलग अलग रहते थे। बिली का तो हमें पता है, पर बिली की वाइफ कहाँ रहती थी इसके बारे में हमें आगे जानना है। खैर, कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है वही लेडी डिप्टी डायरेक्टर की ऑफिस। अपने रूम पे घुसने के साथ साथ उसे दिखती है बिली। बिली काफी कैजुअली उसे ग्रीट करता है, हेलो माय डियर। बट डिफेंस सेक्रेटरी को बिली को देख के फिर से अच्छा नहीं लगता। बिली डिफेंस सेक्रेटरी को कंपाउंड वी के बारे में बताता है कि सभी सुपर हीरोज ए ट्रेन भी इसी ड्रग्स को लेकर अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं और ये चीज हमें दुनिया के आगे लाना है ताकि हम उन्हें बैन कर सके। डिफेंस सेक्रेटरी बिली से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई प्रूफ है, एंड ऑफ कोर्स बिली के साथ नहीं होता, क्योंकि वो कंपाउंड वी का बोतल जो उन्होंने पॉप क्लो ए ट्रेन के गर्लफ्रेंड के घर से लिया था, उसका पूरा कंपाउंड वी पॉप क्लो ने पहले ही यूज कर ली थी। और क्योंकि बिली आखिरी बार जब डिफेंस सेक्रेटरी से मिला था वो उससे पूछ रहा था ट्रांसलूसेंट को कैसे मारना है, डिफेंस सेक्रेटरी उससे पूछती है कि क्या तुमने बाई चांस में भी ट्रांसलूसेंट को देखा है। बिली कहता है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ, वो तो एक गायब प्राणी है, वो तो कहीं भी हो सकता है, वो आपके ऑफिस के साइड में खड़ा होके शायद हिला भी रहा होगा, हमें क्या पता। बिली कहता है उसे एक चांस चाहिए ताकि वो इस दुनिया के सामने सबको दिखा सके कि सुपर हीरोज कितने बड़े हरामी है। और अगर होमलैंडर इस देश के डिफेंस के अंदर चला जाएगा तो आप सोचिए क्या होगा। वो एक अकेला इंसान कितने इंसानों को मारेगा, इसलिए हमें उसे रोकना है। डिफेंस सेक्रेटरी बिली से कहती है, ठीक है, मैं तुम ये जो भी पागलपन कर रहे हो ना, उसके लिए मैं पैसे दे दूंगा, पर इस बार अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी की और मेरे पीठ पे चाकू घोपा तो जिंदगी भर अपना पेशाब तुम खुद ही पियोगे। बिली का ये सुन के फट जाता है। उसे पता चल गया था कि अब इस सीन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया, इसलिए वो डिफेंस सेक्रेटरी के ऑफिस से निकलते हुए ए ट्रेन के गर्लफ्रेंड पॉप क्लो को कॉल करता है। वो पॉप क्लो से पूछता है कि मुझे बताओ कंपाउंड वी ए ट्रेन कहाँ से लाता था, क्योंकि उसे अभी प्रूफ चाहिए था, है कि नहीं। पोपलो कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि ए ट्रेन जब उस कंपाउंड वी को अपने साथ लाता था वो हर वक्त एक नूडल अपने साथ लाता था। वो बिली को उस नूडल शॉप का पता दे देती है क्योंकि बिली के साथ उसका वीडियो था। कट टू द सीन हमें दिखता है हमारे बॉयज जो कि नूडल प्लेस कह के एक दुकान के सामने वेट कर रहे होते हैं। वहाँ होता है फ्रेंची, ह्यूवी और एमएम फोन में अपने पत्नी से बातें कर रहा होता है। वो उससे झूठ बोलता है कि वो अपने अभी भी काम पे है और क्योंकि वो बिजी रहता है इसलिए वो उसे कॉल नहीं कर पाता। ये देख के फ्रेंची, जिसका एमएम से बिल्कुल नहीं बनता था, वो एमएम से कहता है
कि शादी वादी तो ना बस एक आदमी के जिंदगी पे रोक लगा देता है। एक मर्द को जितना मर्द होना चाहिए वो अगर शादी कर ले तो वो खुल के नहीं कर पाता। एमएम फ्रेंची से कहता है, तुम्हें क्या पता प्यार के बारे में? दिन भर मेहनत करके शाम को तुम्हारे साथ घर में तुम्हारा इंतजार कोई नहीं करता तो ऐसी जिंदगी जी के भी क्या फायदा? ये बात एमएम फ्रेंची से गुस्से में कहता है। फ्रेंची भी एमएम से कहता है कि अगर तुम अपने पत्नी को इतने ही ज्यादा प्यार करते हो तो उससे झूठ क्यों कहते हो? एमएम चुपचाप हो जाता है। पर जब वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, आगे दो इंसान टकराता है। उस दोनों इंसान में से एक इंसान के हाथों से एक बैग गिर जाता है, पर उसे उठाता है वो दूसरा इंसान। अब उन्हें डाउट हो गया था कि ये इंसान कुछ न कुछ तो स्मगलिंग कर रहा है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस इंसान का पीछा करेगा। पीछा करते करते वो एक मॉल के अंदर चले जाते हैं। वो इंसान अपने पीछे एक दरवाजे को बंद करते हुए मॉल के एक दरवाजे के अंदर घुस जाता है। सबको लगता है कि गया भैंस पानी में, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? पर यहाँ होता है हमारा फ्रेंची जो कि ताले को आराम से पिक कर देता है और दरवाजे को खोल देता है। अंदर जाने के बाद हमें दिखता है वही इंसान जिनका ये पीछा कर रहे थे वो कुछ खा रहे होते। छुपके वो सब उनके स्टोर रूम पे चले जाते। स्टोर रूम पे जाने के बाद वो सब वहाँ कॉम्पाउंड वी को तलाश रहे होते। अचानक से फ्रेंची को कॉम्पाउंड वी तलाशते तलाशते एक रूम दिखता है, जिस रूम के अंदर एक लड़की पूरा गंदा, माने कि बहुत दिन से नहीं नहाया हुआ, जिसे एक जानवर की तरह कैद किए हुए रखा हुआ होता है, वो टीवी देख रही होती है। फ्रेंची बॉयज से कहता है कि वो इस लड़की को आजाद करना चाहता है, पर एमएम उसे कहता है, फ्रेंची डोंट डू दिस, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। हमें चुपचाप कॉम्पाउंड वी को यहाँ ढूंढना है और चुपचाप वापस चला जाना है। पर फ्रेंची उस दरवाजे को खोल देता है। उस दरवाजे के खुलने के आवाज को सुन के जो भी लोग वहाँ खाना खा के बैठ रहे थे वो सब स्मगलर्स बंदूक लेकर उनके सामने आ जाता है उस लड़की को मारने के लिए। पर पलक झपकते वो लड़की सबको एक एक करके जानवरों की तरह मार देता है। और जब वो हमारे बॉयज को मारने ही वाले होते हैं, जैसे तैसे करके बॉयज अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और वो लड़की वहाँ से चला जाता है। कट टू द सीन हमें दिखता है दीप। गाइस आई एम सो सॉरी कि मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग पार्ट से इतने स्लो पार्ट्स में ला देता हूँ, और ट्रस्ट मी मैं स्टोरी का ये पार्ट एक्सप्लेन नहीं करता अगर कहानी को आगे जानने में इसका कोई रोल नहीं होता। सो बियर विथ मी। दीप एक साइकोलॉजिस्ट से बातें कर रहा होता है, पर किस चीज के बारे में? दीप उस साइकोलॉजिस्ट को बता रहा होता है कि जापान में हर साल 20,000 डॉल्फिन्स को मारा जाता है, और डॉल्फिन्स बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर होता है। वो और भी ढेर सारे सागर में रहने वाले मछलियों के बारे में बातें करता है, और वो ये बातें काफी सीरियसली कर रहा होता है। मतलब दीप को मछलियों से कुछ ज्यादा ही प्यार था, और वो इंसान से भी ज्यादा मछलियों से क्लोज था। पर वो साइकोलॉजिस्ट दीप को कहता है कि तुम द सेवन किंग मेंबर्स हो और तुम्हें अपना सोच रखने का पूरा अधिकार है। दीप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और आगे वो क्या करता है आगे देखिए। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंची को उस जंगली लड़की के रूम पे एक नेल पॉलिश का डब्बा मिलता है और एक पेपर भी मिलता है जो कि एक ट्रेन स्टेशन का टिकट होता है। और जब फ्रेंची ये सब देख ही रहा होता है, ह्यूवी के फोन पे स्टारलाइट का मैसेज आता है। स्टारलाइट ह्यूवी से कह रही होती है कि चलो थोड़ा आउटिंग पे चलते हैं। ये डेट नहीं होता, बस एक आउटिंग। बिली ये चीज देख लेता है। वो ह्यूवी से पूछता है, ओए किसका फोन था? ह्यूवी कहता है, इट्स ओके, इट वाज जस्ट स्टारलाइट, वो मुझे आउटिंग जाने के लिए पूछ रही थी। बिली कहता है, तुम जैसे भी करके जाओगे ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे बॉयज के लिए भी, और हम स्टारलाइट को यूज करेंगे सुपर हीरोज के बारे में जानने के लिए। ह्यूवी को बेचारा ये करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि किसी का यूज करना, किसी का दुरुपयोग करना ये ह्यूवी को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर भी यू नो बिली वो ह्यूवी को फोर्स करता है और ह्यूवी ये करने के लिए मान जाता है। यहाँ कोने पे मदर्स मिल्क को भी एक कॉम्पाउंड वी का सुई मिल जाता है एक बक्से के अंदर से, और ये कंफर्म हो जाता है कि एक ट्रेन कॉम्पाउंड वी यहीं से लेकर आता था। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है द वोट टावर, जहाँ वोट के सीईओ और एडवर्टाइजमेंट मेंबर्स बातें कर रहे होते हैं कि ट्रांसलूसेंट गायब हो गया है और हम अब पब्लिक को क्या बताएंगे। वो दोनों क्रिएटिव मेंबर्स अपने अपने आइडियाज देते हैं। एक आइडिया वोट के सीईओ को पसंद आती है, और जब वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं
सीईओ को एक फोन आता है। फोन में बताया जाता है कि एक हवाई जहाज अटलांटिक ओशियन के ऊपर हाईजैक हो गया है, वो भी इंटरनेशनल वाटर्स में। और जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल वाटर्स में किसी का भी कोई हक नहीं होता, तो वहाँ कोई भी ऑपरेट कर सकता है। और यही बात सीईओ होमलैंडर और क्वीन मेव को बता रही होती है कि हमें जैसे भी करके उस हवाई जहाज को बचाना है, ताकि गवर्नमेंट हमें इस कंट्री के डिफेंस में जगह दे दे। भाई इस सीईओ को ना डिफेंस में जाने का इतना मन है, तो वहाँ से होमलैंडर और क्वीन मेव उस जहाज को बचाने के लिए चले जाते हैं। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है फ्रेंची और फ्रेंची के गर्लफ्रेंड। इसे मैं गर्लफ्रेंड भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता ना काफी अजीब होता है। लाइक दोनों एक दूसरे से फेवर्स लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, पर प्यार दोनों के बीच में है कि नहीं पता ही नहीं चलता। कभी लगता है, कभी लगता है नहीं है। खैर वो लड़की फ्रेंची को एक हेलोथेन का बॉम्ब देता है। ये एक स्मोक बॉम्ब की तरह होता है, और हेलोथेन इस यूनिवर्स में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो सुपर हीरोज को बेहोश कर पाता है। फ्रेंची ने ये हेलोथेन इसलिए लिया था ताकि वो उस जंगली लड़की जो कि पिंजड़े से भाग गया था उसे वो पकड़ना चाहता था। फ्रेंची उस लड़की को थैंक यू कह के वहाँ से जा ही रहा होता है, पर वो लड़की फ्रेंची के दो गोटियों को जोर से पकड़ लेता है और कहता है आजकल तुम थोड़े ज्यादा ही बिजी नहीं हो रहे, बाद में मुझसे मिलना। फ्रेंची कहता है ठीक है मैं मिलूंगा। वो लड़की उसके गोटियों को और भी जोर से दबाता है कि अगर नहीं मिले तो देख लेना। मैडम और बहनों इस टेक्निक को नोट कर लेना आप सब। यहाँ हमें दिखाया जाता है ए ट्रेन, जिसको पता चल गया था कि उसका भांडा फूट गया था। अब वो नूडल का दुकान जहाँ से वो कंपाउंड वी को लेता था उसे अब पुलिस ने बंद कर दिया था। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है वो टावर, जहाँ सीईओ काफी इंपॉर्टेंट बातें कर रही होती है कि जब भी प्लेन के बारे में जो अटलांटिक ओशियन के ऊपर हाईजैक हो गया था उसके बारे में जब भी कुछ पता चले तो मुझे जैसे भी बताना। और उसी वक्त उसके दरवाजे पे एक नॉक आता है। ये होता है दीप। दीप उससे कहता है कि मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट मिशन है जिसे मैं करना चाहता हूँ। सीईओ कहती है कि मेरे साथ अभी इसके लिए कोई वक्त नहीं। दीप उसे फोर्सफुली अपने बातें सुनाने लगता है। दीप कहता है कि एक ऐसा वाटर पार्क है जिसका नाम है ओशन लैंड, और वहाँ वो लोग डॉल्फिन को पेट भर के खाना नहीं देते। वेरी सीरियस लोग दीप, हाँ वेरी सीरियस। और दीप इसके लिए ओशन लैंड को बंद करना चाहता है, पर सीईओ दीप को बताती है कि तुम जिस ओशन लैंड को बंद करने के बारे में कह रहे हो वही के ब्रांड एम्बेसडर तुम ही तो हो। दीप कहता है कि मुझे ये सब नहीं बनना, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसे बंद करके ही रहूंगा। खैर सीईओ को पता चल गया था कि इस बुद्धू से बात करके कोई फायदा नहीं। वो कहता है तुम जो भी करते हो थोड़ा सोच समझ के करो, ये तुम्हारे ऊपर ही भारी ना पड़ जाए। ये कह के वो दीप को अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि ए ट्रेन अब पॉप क्लो के घर में आ गया था। वो पॉप क्लो से पूछता है कि तुमने किसी को क्या कंपाउंड वी के बारे में बताया था? पॉप क्लो ए ट्रेन से झूठ बोलती है। वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं बताया, और एक रोनी वाली सूरत बना लेती है। अब ए ट्रेन पॉप क्लो से फिर से प्यार से बातें करता है। वो पॉप क्लो से कहता है कि बेबी तुम्हें ही तो पता था मेरे अलावा कि मैं वहाँ से कंपाउंड वी को लाता था, अगर तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? पर भी पॉप क्लो अब भी झूठ बोलती है कि उसने किसी को नहीं बताया था। देख रहे हो ना, सुपर हीरोज एक दूसरे के भी सगे नहीं होते। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि ए ट्रेन का इमेज खराब हो जाएगा, उसे बस इस बात की फिक्र थी कि अगर बिली के साथ जो वीडियोस है वो लीक हो जाए तो इसका अपना इमेज खराब हो जाएगा। ए ट्रेन को कहीं ना कहीं पता था कि पॉप क्लो झूठ बोल रही है, इसलिए वो पॉप क्लो से कहती है कि अभी के लिए तुम यहाँ से अपने कपड़े पैक करके चला जाओ, क्योंकि अगर होमलैंडर को पता चल जाएगा ना इस कंपाउंड वी के बारे में तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अभी के लिए तुम गायब हो जाओ। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है वही जंगली लड़की जो कि अब एक थाई ब्यूटी पार्लर पे आ गया था। वो अंदर जाते ही उस थाई पार्लर के मालिक को मार देती है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है एक बाउलिंग एरिना जहां ह्यूवी और स्टारलाइट आउटिंग के लिए आए थे। टीवी पे दीप का ओशन लैंड का ही एडवर्टाइज चल रहा होता है, जहां वो ओशन लैंड को प्रमोट कर रहा होता है। जब स्टारलाइट बॉलिंग करने के लिए आगे चला जाता है,
ह्यूवी उसके फोन को हैक करने के बारे में सोचता है, पर जब वो ये करने ही वाला होता है, एक बोलिंग बॉल का जोर का आवाज आता है, जिस आवाज से ह्यूवी उसी सीन को याद करता है जब उसने ट्रांसलूसेंट के पिछवाड़े के बॉम्ब को फाड़ दिया था। ह्यूवी ट्रोमा में आ गया था क्योंकि लाइफ में पहली बार उसने किसी को मारा था। इसके बाद स्टारलाइट जब अपने सीट पे वापस आ जाती है, ह्यूवी स्टारलाइट से पूछता है कि तुम ट्रांसलूसेंट के बारे में क्या जानते हो। स्टारलाइट चौंक जाती है कि अचानक से ह्यूवी ट्रांसलूसेंट के बारे में बातें क्यों कर रहा है। ह्यूवी कहता है ऐसे ही वो मेरा बचपन का फेवरेट हीरो था, तो क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। स्टारलाइट कहती है उसका डिवोर्स हो गया है, वो अकेले अकेले रहता है और अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। बेटा? ह्यूवी ये सुन के और भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है कि उसने एक ऐसे बंदे को मार दिया था जिसके साथ एक बेटा था। वो इसके बाद बॉलिंग बॉल फेंकने की कोशिश करता है पर नहीं फेंक पाता। वो इतना ज्यादा शॉक हो गया था। खैर, अब आता है एक इंटरेस्टिंग सीन। हमें दिखाया जाता है वही प्लेन जिसको होमलैंडर और मेव बचाने आए थे। प्लेन के अंदर हमें दिखता है वही सारे हाईजैकर्स, टेररिस्ट जो कि लोगों को धमका रहे होते हैं। अचानक से प्लेन के अंदर आ जाता है क्वीन मेव और होमलैंडर। वो दोनों सारे टेररिस्ट को मार देते हैं। सभी काफी खुश होते हैं। सभी कहते हैं होमलैंडर, होमलैंडर, क्वीन मेव, क्वीन मेव। सभी बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहे होते हैं। होमलैंडर एक बच्चे के सामने जाके उससे कहता है कि अब तुम सुरक्षित हो और अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो बच्ची काफी खुश होती है। इसके बाद दोनों कॉकपिट के तरफ जाते हैं। कॉकपिट के अंदर एक टेररिस्ट होता है। उसने एक पायलट को मार दिया था और दूसरे पायलट के माथे पे उसने एक बंदूक रखा हुआ था। होमलैंडर और क्वीन मेव के बहुत समझाने के बाद भी टेररिस्ट उस पायलट के सिर पे भी गोली मार देता है। होमलैंडर जल्दबाजी में उस टेररिस्ट को अपने लेजर से बीच से चीरते हुए प्लेन के कंट्रोल्स को भी तबाह कर देता है। अब प्लेन नीचे जा रहा था, प्लेन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था और ये बातें सिर्फ होमलैंडर और क्वीन मेव को ही पता था। जहाज के अंदर लोगों को यही लग रहा होता है कि अब उसे उनके सुपर हीरोज बचा लेंगे। क्वीन मेव होमलैंडर से प्लीड करती है कि प्लीज इन सबको बचा लो। तुम या तो प्लेन को हवा में ही उठा लो या एक एक करके सभी लोगों को जमीन पे ले जाओ। होमलैंडर ये करने के लिए नहीं मानता। क्वीन मेव और लोगों के बार बार कहने पर भी होमलैंडर ये बात को मानता ही नहीं। वो एरोप्लेन के दरवाजे को तोड़ देता है और क्वीन मेव को अपने सामने बुलाता है। क्वीन मेव रोते हुए उस एरोप्लेन में जो बच्ची थी उसे बचाने के लिए कहती है, पर होमलैंडर कहता है अगर मैं इसे बचा लूंगा तो ये बाहर जाके मेरे बारे में सबको बता देगा कि मैंने किसी को नहीं बचाया था। इतना बड़ा हरामी। और जब सभी लोग होमलैंडर के सामने आ रहे होते हैं और भीख मांग रहे होते हैं कि होमलैंडर उन्हें बचा ले, वो उन सबको धमकी देता है कि अगर तुम मेरे सामने आओगे तो एक एक करके मैं तुम सबको अपने आंखों के लेजर से चीड़ फाड़ कर दूंगा। सभी डर जाते हैं। होमलैंडर क्वीन मेव को अपना हाथ देता है और कहता है चलो हम यहाँ से चले, इनके साथ मत मरो, मरने का कोई फायदा नहीं। क्वीन मेव ना चाहते हुए भी होमलैंडर के साथ चला जाता है। अब दोनों तो हवा पे उड़ रहे होते हैं पर वो प्लेन आगे चला जाता है और क्रैश हो जाता है। यहाँ हमें फिर से दिखता है कि क्वीन मेव काफी ज्यादा दुख होती है। वो दूसरे सुपर हीरोज की तरह नहीं होती, उसके साथ दिल होता है। खैर, दिल हो या ना हो अब क्या कर सकते हैं। जबकि लीडर होमलैंडर कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि बिली उसी थाईलैंड ब्यूटी पार्लर पे आ जाता है जहाँ उस जंगली लड़की ने इस पार्लर के मालिक को मार दिया था। वो आते ही पुलिस को अपना फेक आईडी दिखा के, जिसमें वो काफी माहिर है, वहाँ पूछताछ करने लगता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है वही मालिक का मरा हुआ बदन। बिली के पीछे से एक पुलिस आते हुए उससे कहता है कि ये जरूर गैंग वार का नतीजा होगा कि एक गैंग ने दूसरे गैंग को मार दिया है। और जब बिली उस पुलिस वाले से पूछता है कि ये तुमसे किसने कहा, वो आगे पॉइंट करता है। आगे एक ट्रेन आ चुका था और वो ये सब पुलिस वाले को गुमराह करने की कोशिश कर रहा होता है। इसे देखते ही एमएम वहाँ से निकल जाता है। पर यहाँ एक चीज होता है, फ्रेंची को उस जंगली लड़की के ड्रॉअर से जो नेल पॉलिश मिला था वो इसी पार्लर का नेल पॉलिश होता है। पार्लर के बाहर एमएम बिली से कह रहा होता है कि क्या तुम पागल हो, ए ट्रेन उसने मुझे कुछ दिन ही पहले देखा था और अगर वो मुझे अब देख लेता तो मुझे अब पहचान लेता। बिली कहता है पर पहचाना तो नहीं ना। अब हमारे बॉयज के साथ एक टास्क आ गया था,
उन्हें उस जंगली लड़की को ए ट्रेन से पहले ढूंढना था, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था। ए ट्रेन इतना तेज था कि अगर वो चाहता तो इस सारे शहर को आधे घंटे में स्कैन कर पाता था। पर फ्रेंची बिली को एक पेपर देता है, वही पेपर जो उसे उस जंगली लड़की के पिंजड़े से मिला था। और अब उन्हें पता चल गया था कि हो ना हो वो जंगली लड़की ट्रेन स्टेशन से अपने घर वापस जाने की कोशिश करेगा। जी हाँ, उसे इस कंट्री में स्मगल किया गया था और स्मगल वही ब्यूटी पार्लर के मालिक ने किया था। इसलिए उस लड़की ने उस ब्यूटी पार्लर के मालिक को मार दिया था। अब समझे? That's how it connects। चलिए, हमारे बॉयज तो निकल जाते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है वही स्टारलाइट और ह्यूवी का सीन। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं, टीवी पे दिखाया जाता है सैमरिटन, वही हिपोक्रेटिक पास्टर, जो कि सबको आपस में प्यार करने के लिए कह रहा होता है और भी बहुत सारे हिपोक्रेटिक चीजें कह रहा होता है। स्टारलाइट ह्यूवी से कहती है कि वो और सैमरिटन एक प्रोग्राम करने वाले हैं और उस प्रोग्राम से जो भी सैलरी स्टारलाइट को मिलेगी वो उसे डोनेट कर देगी। खैर, ह्यूवी को पता चलता है कि स्टारलाइट उतनी भी बुरी नहीं है और उसे यूज करने का जो आइडिया था अब वो कहीं ना कहीं ह्यूवी को खटक रहा था। वो बेचारा कंफ्यूजन में आ जाता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है द ट्रेन स्टेशन, जहाँ हमारे बॉयज पहुंच गए थे। वहाँ आते ही एमएम हमारे बॉयज को बताता है कि जिस बक्से में कॉम्पाउंड वी आया था उस बक्से का एड्रेस जब उन्होंने ट्रैक किया तो वो एड्रेस सैमरिटन का था। जी हाँ, सैमरिटन का, वही हिपोक्रेटिक पास्टर। और वो कहता है हमें इसके बारे में तभी पता चलेगा जब हम उस लड़की को पकड़ेंगे। अब सब उस जंगली लड़की को पकड़ने के लिए डिस्पर्स हो जाते हैं। ट्रेन स्टेशन की टीवी पे बिली को दिखता है कि न्यूज रिपोर्टर उसी प्लेन के बारे में बता रहा होता है जिसे बचाने का जिम्मेदारी होमलैंडर और क्वीन मेव को दिया गया था। यहाँ जब फ्रेंची एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सामने आता है, उसे एक गाना सुनाई देता है। वो गाना उसे सुना सुना लग रहा होता है। जी हाँ, ये गाना वही होता है जिसे वो जंगली लड़की पिंजड़े के अंदर टीवी पे देख रही थी। जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के अंदर देखता है, उसे दिखता है कि टीवी पे वही गाना बज रहा था। वो जब दुकान के थोड़ा अंदर जाता है, वो देखता है कि वो जंगली लड़की वहाँ बैठ के टीवी देख रही थी। उसे देखते ही वो जंगली लड़की डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाता है। पर फ्रेंची उसे काफी प्यार से समझाना शुरू करता है। जब वो लड़की उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही होती, फ्रेंची उसे अपने पाँव का घाव दिखाता है। वो कहता है कि ये मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया था। एक्चुअली में फ्रेंची के पिताजी ने उसे बचपन में उसके माँ से किडनैप कर लिया था और फ्रेंची बार बार भागने की कोशिश करता अपने माँ से मिलने के लिए, पर उसके पिताजी उसे जब भी पकड़ता उसके पाँव पे एक सिगरेट जला देता। और इसलिए फ्रेंची को पता था कि वो जंगली लड़की जिसे घर जाना था उसे कैसा फील हो रहा था। ये सुन के वो जंगली लड़की थोड़ा फ्रेंची पे भरोसा करता है और काम डाउन हो जाता है। पर अचानक से जब पीछे वाले टीवी पे म्यूजिक बंद होके एक जोरों का शोर होता है, वो लड़की वहाँ से भाग जाता है। एमएम और बिली भी फ्रेंची के सामने आ जाता है। फ्रेंची उन्हें बताता है कि वो लड़की भाग गई है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि अब भी स्टारलाइट और ह्यूवी बॉलिंग एरिना पे ही होते हैं। ह्यूवी के बार बार पूछने पर स्टारलाइट ह्यूवी से कहती है कि हाँ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पर मैं ये इसलिए लड़कों को नहीं दिखाता क्योंकि मैं जिस भी लड़के को पसंद करती हूँ, अगर मैं उसके सामने थोड़ा ज्यादा ताकत दिखा दूँ तो वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। ह्यूवी को इस बात से कोई परेशानी नहीं होता कि स्टारलाइट उससे स्ट्रॉन्ग है या उससे स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ऐसे ही बातें करते करते ह्यूवी स्टारलाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है और जो काम वो करने आया था शायद वो नहीं कर पाता। पर जब स्टारलाइट के मुंह पे टोमेटो सॉस लग जाता है और वो उसे धोने के लिए बाथरूम चली जाती है, ह्यूवी को अचानक से रोबिन, जो ह्यूवी की प्रीवियस गर्लफ्रेंड थी, उसका भूत सामने आ जाता है। एक्चुअली में ये ह्यूवी का गिल्ट होता है कि रोबिन के मरे हुए इतना भी समय नहीं हुआ कि वो दूसरे लड़की के प्यार में इतनी जल्दी पड़ रहा था। खैर, इसके बाद ह्यूवी एक बार भी नहीं सोचता। वो स्टारलाइट के फोन को हैक करते हुए उससे सारे डेटा कॉपी कर लेता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है ट्रेन स्टेशन में फ्रेंची और एमएम झगड़ रहे होते हैं। एमएम फ्रेंची को इस बात के लिए गाली दे रहा होता है
कि हर वक्त तुम प्लान से मुकर क्यों जाते हो। और अब हमें पता चलता है कि एमएम फ्रेंची से इतना हेट क्यों करता है। एमएम फ्रेंची को उसी पल का याद दिलाता है कि जब लास्ट मिशन में उनके लास्ट बॉस मेलरी ने फ्रेंची को एक चीज करने के लिए कहा था, उसने वो नहीं किया था और इसके कारण मेलरी के ग्रैंड चिल्ड्रंस बच्चे मर गए थे। एमएम के बार बार ये याद दिलाने पे फ्रेंची एमएम को एक पंच मार देता है। अब दोनों लड़ रहे होते हैं, इसके बीच में ही बिली आ जाता है। बिली उन दोनों को रोकता है कि क्या तुम लोग पागलों की तरह पब्लिक में लड़ रहे हो। इसके बाद एमएम वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए कि फ्रेंची अगर है तो मैं काम नहीं करूंगा। और फ्रेंची भी बिली को बुला के वहां से जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर बिली एमएम को वापस बुलाता है और कहता है कि हमने बहुत सारे बैंड मेंबर्स जैसे कि स्पाइस गर्ल्स को देखे जो कि जब साथ में होते तो बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाते, पर जब सब अलग हो जाते तो वो हगना शुरू कर देते। और हम भी स्पाइस गर्ल्स की तरह है जो कि अगर साथ रहते तो अच्छे काम करते और अगर अलग अलग हो जाए तो हम भी हगना शुरू कर देते। खैर एमएम और फ्रेंची इन बातों को सुनकर होश में आ जाते हैं और फिर साथ में आ जाते हैं। पर जब एमएम ऐसे ही बिली से पूछता है कि तुम्हें स्पाइस गर्ल्स के बारे में इतना कैसे पता, बिली इस क्वेश्चन को टाल देता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है ओशन लेंथ का कॉम्पाउंड, जहाँ से एक ट्रक ओशन लेंथ के गेट को तोड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। उस ट्रक के अंदर होता है दीप एक डॉल्फिन को लिए हुए। वो उस डॉल्फिन को सागर में छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। डॉल्फिन और दीप काफी आपस में गंदे गंदे बातें कर रहे होते हैं। डॉल्फिन चाहता है कि दीप उसे छुए। गाइस मत सोचिए कि मैं इसे इतने इंटरेस्ट से कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे भी काफी अजीब लग रहा है। पर जब वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, सामने से आ जाता है एक पुलिस अचानक से दीप के ट्रक के आगे आ जाता है, जिससे दीप एक जोरों का ब्रेक मारता है। और क्योंकि डॉल्फिन को ट्रक के पीछे बांधा नहीं गया था, बस लटकाया गया था, अचानक से ब्रेक मारने पर डॉल्फिन उड़ के स्लो मोशन में उस ट्रक के आगे वाले शीशे से उड़ के निकल जाता है और रास्ते पे गिर जाता है। रास्ते पे गिरने पर एक बहुत बड़ा ट्रक आकर उस डॉल्फिन को चट्टा कर देता है और ये देख के दीप बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाता है। अब दीप सोच रहा होगा काश मैं डॉल्फिन को छू लेता। या ट्रेन स्टेशन में हमें दिखता है कि उस जंगली लड़की के 1000 कोशिश करने के बाद भी हमारे बॉयज उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की भाग जाती है और जब वो ट्रेन टनल के अंदर जाने ही वाली होती है, आगे से एक ट्रेन बहुत ही तेजी से आकर उसे ले जाता है। और जब ए ट्रेन उस लड़की को ले जा रहा होता है, वो लड़की ए ट्रेन के सिर को घुमा देता है, जिससे ए ट्रेन गिर जाता है। अब ए ट्रेन उस लड़की को बहुत जोरों से पीट रहा होता है और उसके सिर को एक दीवार पे लगातार बार बार जोर से मार रहा होता है, जिससे वो लड़की मरने ही वाला होता है। अब जब फ्रेंची के साथ कोई चारा नहीं रह गया था, वो चिल्लाने लगता है कि देखो ए ट्रेन यहाँ है, ए ट्रेन यहाँ है। जिसे सुनकर सभी क्राउड जो ए ट्रेन के फैन थे वो ए ट्रेन के सामने आ जाता है, जिससे ए ट्रेन जो उस लड़की के माथे को सीमेंट पे मार रहा था उसे छोड़ के आगे आ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स पब्लिक के सामने उसे एक अच्छा आदमी प्रेजेंट करना था ना। ये चांस देखते हुए लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब ए ट्रेन क्राउड में बिजी हो गया था। इसी का फायदा उठाते हुए बॉयज उस लड़की के पीछे चले जाते हैं। बिली उस लड़की की तरफ हेलोथेन को फेंकने की कोशिश करता है, पर फ्रेंची उसे रोक देता है। वो कहता है कि लेट मी डील विद इट, मैं उसे प्यार से समझाऊंगा। फ्रेंची उसके सामने आकर बैठ जाता है और प्यार से समझाना शुरू करता है, पर वो जंगली लड़की इस बार नहीं मानती और उसके ऊपर उठ जाता है। और जब वो फ्रेंची को मारने ही वाली होती है, बिली उस हेलोथेन के कैन को खोल के उनके सामने फेंक देता है, जिससे फ्रेंची और वो लड़की दोनों बेहोश हो जाते हैं। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है एटलांटिक ओशन का किनारा, जहाँ वो प्लेन जो क्रैश हो गया था उसके पार्ट्स शोर पे आ रहे होते हैं। वहाँ होमलैंडर भी चल रहा होता है। शोर के सामने ही हमें दिखाया जाता है उस बच्ची की पुतली जो कि उस हवाई जहाज में थी। क्वीन मेव ये देख के काफी दुख हो जाती है। मीडिया वाले इस चीज को कवर कर रहे होते हैं। होमलैंडर ये देख लेता है और जानबूझ के जहाँ मीडिया पर्सन्स होते हैं उसके साइड में कहने लगता है कि जो भी हुआ काफी खराब हुआ। ये सुन के मीडिया पर्सन्स होमलैंडर को इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं। होमलैंडर जिसे हम अब तक बुद्धू समझते थे, पता नहीं कभी कभी बहुत ही चालाकी से सिचुएशन को हैंडल करता है। वो यहाँ रोने की एक्टिंग करते हुए, सीरियसली दिस सीन वाज सो क्रिंज, रोने की एक्टिंग करते हुए रिपोर्टर से कहने लगता है कि अगर हम इस कंट्री के डिफेंस पे होते
तो हमें पहले पता चल जाता कि एरोप्लेन कहाँ पर है और इससे हम वक्त पे पहुंच जाते। वो मीडिया पर्सन को बता रहा होता है कि प्लेन इसलिए क्रैश हो गया था क्योंकि वक्त पे वो प्लेन पे पहुंच ही नहीं पाए थे। और ये सीन वो टावर पे CEO देख के मुस्कुरा रही होती है और होमलैंडर के एक्टिंग को देख के पूरे लोग उसके लिए तालियां मार रहे होते हैं और तालियों के साथ साथ हो जाता है इस एपिसोड का अंत। गाइस, एपिसोड्स जैसे ही आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब कौन क्या हो रहा है और क्या कौन हो रहा है। अब इस दुनिया के आदमी का क्या होगा। आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि वो जंगली लड़की जिसको हमारे बॉयज ने पकड़ लिया है वो कॉम्पाउंड V के रहस्य को सुलझाने में कौन सी हेल्प करती है और क्या अब सुपर हीरोज इस कंट्री के डिफेंस पे घुस जाएंगे। देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस नोटिफिकेशंस बेल को दबा दीजिए और सिर्फ तब अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगता है, वरना ऐसे चैनल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। खैर, सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है पर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम कर देता है। सो सेइंग दिस, मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। मेरे जाने का समय हो गया है। मैं हूं द एक्सप्लेन तेज और मैं आपको मिलूंगा जल्द। पा